चलो भाग 5 में किसकी बात कर रहा है? संघ, अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक व्यवस्था, जिसमें किसकी बात कर रहा है? संघीय व्यवस्था की बात की गई है। जिसमें भाग 5 में हम किसकी बात करेंगे? भारत में प्रशासनिक व्यवस्था की, कि भारत में शासन कैसे स्थापित किया जाएगा। ठीक, सबसे पहले जो भारत का लोकतंत्र है, भारत के जो लोकतंत्र है उसके 3 स्तंभ बताए गए हैं। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। लोकतंत्र, या आप ऐसे कह सकते हैं कि जो प्रशासन के लिए वो 3 अंग आवश्यक हैं। एक तो विधायिका है, कार्यपालिका है और न्यायपालिका है। विधायिका किसे कहते हैं? जो विधि का निर्माण करे। विधि का निर्माण कौन करेगा? विधि का निर्माण करेगी विधायिका। ठीक, कार्यपालिका क्या करेगी? जो विधि बनाई गई है विधायिका के द्वारा, उसके द्वारा उसके अनुसार शासन करेगी। कार्यपालिका किसका काम करेगी? शासन करेगी, इसका कार्य है शासन करना। न्यायपालिका का कार्य क्या है? कि जो विधि का उल्लंघन अगर कोई कर रहा है तो उससे दंड प्रदान करना, दंड देना, और अगर किसी के साथ में अन्याय हो रहा है तो उसे न्याय प्रदान करना। मतलब जो विधि बनाई गई है इसके उल्लंघन के विवाद प्रस्तुत करना, और अगर कोई उसका उल्लंघन कर रहा है विधि का तो उसके लिए दंड देने का काम कौन करेगा? न्यायपालिका करेगी। विवादों को प्रस्तुत करना, और इसी के साथ में दंड या न्याय प्रदान करना। दंड या न्याय प्रदान करना, ये कार्य किसका है? न्यायपालिका का। तो ये कितने स्तंभ हो जाएंगे? पूछा जाए लोकतंत्र के कितने स्तंभ हैं? 3 स्तंभ हैं। चौथा स्तंभ किसे माना जाता है? ये क्वेश्चन बहुत बार आया कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ किसे कहते हैं? मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहते हैं। ठीक, सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि विधायिका में शामिल कौन कौन होता है। विधायिका में शामिल होती लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति किसके अंग होते हैं? विधायिका के। विधायिका का दूसरा नाम इसे संसद भी कह देते हैं, क्योंकि यही अंग किसके होते हैं? संसद के होते हैं। ठीक, तो पहला क्या हो गया आपका? विधायिका हो गया। जहां भी डाउट हो बाद में नोट कर लेना, पहले इधर समझ लो। ठीक है। दूसरा है कार्यपालिका, जो क्या करेगा? शासन करेगा। किसके अनुसार शासन करेगी? जो विधि बनाई है किसने? विधायिका ने, उसके अनुसार। कार्यपालिका का जो अंग होता है उसमें कौन कौन आ जाएगा? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री की मंत्रिपरिषद, और इसी में आ जाएगा आपका महान्यायवादी। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और महान्यायवादी किसके अंग हो जाएंगे? आपके कार्यपालिका के। ठीक, न्यायपालिका में कौन कौन आ जाएगा आपका? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या सेशन कोर्ट, ये सब किसके अंदर आ जाएंगे? न्यायपालिका के। ठीक, न्यायपालिका कैसी है भारत की? ध्यान रखना, एकीकृत न्यायपालिका है। भारत की न्यायपालिका कैसी है? एकीकृत। एकीकृत का मतलब है कि पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाओ, जब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से आपका केस चला जाए या सुनवाई हो जाए या आपको नहीं लग रहा कि नहीं न्याय मिला तो आप कहां जाएंगे? हाई कोर्ट। हाई कोर्ट के बाद आप कहां जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। दूसरा, एक जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण बात याद रखनी कि जो हाई कोर्ट होता है आपसे पूछेगा कि बताइए हाई कोर्ट राज्य सूची का विषय है, संघ सूची का विषय है या समवर्ती सूची का विषय है? हाई कोर्ट। तो हाई कोर्ट जो है संघ सूची का विषय है, और सुप्रीम कोर्ट भी किसका विषय है? संघ सूची का विषय है। क्योंकि न्यायपालिका कैसी है? एकीकृत। हाई कोर्ट का मतलब ये नहीं कि वो किसी राज्य के लिए काम कर रहा है,
राज्य का अलग से हाईकोर्ट नहीं होता है। जैसे आप देखो भारत में प्रत्येक राज्य में हाईकोर्ट नहीं है, तो हाईकोर्ट का मतलब यही केंद्र की अधीन एक संस्था है। जो ये जो संस्था है ये अधीनस्थ है किसके? सुप्रीम कोर्ट के। ठीक, ये सर्वोच्च संस्था नहीं है राज्य में। अगर राज्य में सर्वोच्च संस्था होती तो हाईकोर्ट से आगे जाने का कोई प्रावधान नहीं होता। हाईकोर्ट के बाद आप कहां जाते हो? सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट का मतलब ये नहीं कि केंद्र की संस्था है। सुप्रीम कोर्ट पूरे भारत का सुप्रीम कोर्ट होता है, ना कि केंद्र का सुप्रीम कोर्ट होता है। इसी तरह जो हाई कोर्ट होता है वो केवल राज्य का हाई कोर्ट नहीं होता है, वो अन्य राज्यों का भी हो सकता है। तो इसलिए इसे क्या कहते हैं? एकीकृत न्याय प्रणाली कहते हैं। एकीकृत का मतलब ये क्रम है, और ये क्रम जो है ये बता हुआ नहीं है कि डिस्ट्रिक्ट के लिए केवल डिस्ट्रिक्ट का काम करेगा वो। ठीक, उसमें अदर डिस्ट्रिक्ट के भी केस हो सकते हैं डिस्ट्रिक्ट केस कोर्ट में। हाई कोर्ट में अदर स्टेट के भी केस हो सकते हैं। इसी तरह सुप्रीम कोर्ट पूरे भारत के लिए काम कर रहा है, ना कि केवल केंद्र सरकार के लिए काम कर रहा है। तो ये नहीं कि केंद्र सरकार का तो बोले सुप्रीम कोर्ट, राज्य सरकार का हाई कोर्ट, ऐसा नहीं है। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का भी है, सॉरी, हाई कोर्ट राज्य सरकार का भी है, केंद्र का भी है। इसी तरह सुप्रीम कोर्ट राज्य सरकार का भी है, केंद्र सरकार का भी है। तो ये बात किसकी होगी? एकीकृत न्याय प्रणाली या एकीकृत न्याय प्रक्रिया की। कोई भी जब कानून बनता है तो कानून बनने का प्रोसेस क्या होता है? या तो जो विधेयक आता है, सबसे पहले सदन में विधेयक पेश किया जाता है। कितने सदन हैं विधायिका में? सदन पूछे तो कितने हैं? 2। विधायिका के अंग पूछे तो कितने हैं? 3। सदन का मतलब हो गया क्लास। कितने सदन है? 2, लोकसभा और राज्यसभा। कोई भी विधेयक जब आएगा, अगर वो साधारण विधेयक है तो वो या तो पहले लोकसभा में आएगा या राज्यसभा में आएगा। मान लो पहले लोकसभा में आया, तो लोकसभा जब उसे पारित कर देगी तो उसके बाद कहां जाएगा? राज्यसभा जाएगा। राज्यसभा जब उसे पारित कर देगी तो उसके बाद कहां जाएगा? राष्ट्रपति के पास जाएगा। और राष्ट्रपति जब उस पर हस्ताक्षर कर देता है तो वो विधेयक क्या बन जाता है? कानून बन जाता है। ठीक, वो क्या बन जाएगा? कानून बन जाएगा। इसके ऊपर ऐसा भी हो सकता है कोई विधेयक पहले राज्यसभा में आए, राज्यसभा पारित कर दे, फिर लोकसभा में जाए, लोकसभा पारित कर दे, फिर राष्ट्रपति, और राष्ट्रपति जब हस्ताक्षर कर देगा तो कानून बन जाएगा। ये जो प्रक्रिया होती है कानून को बनाने की प्रक्रिया है, क्योंकि कानून बना कौन रहा है? विधायिका। तो यही 3 मिलकर कानून बनाते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। अगर कोई विधेयक कैसा है? धन विधेयक है, तो धन विधेयक में कंडीशन ये है कि वो केवल किसमें पेश किया जाएगा? लोकसभा में। उसे राज्यसभा में पेश नहीं किया जा सकता। धन विधेयक पहले कहां पेश किया जाएगा? लोकसभा में। आगे आप डिटेल में पढ़ेंगे। दूसरा, कोई विधेयक धन विधेयक है, इसका निर्णय कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। अब एक क्वेश्चन इसके साथ में जुड़ा कि जो धन विधेयक है वो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से पेश किया जाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि धन विधेयक पहले राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। पूर्व अनुमति का मतलब ये हो गया कि विधेयक सबसे पहले लोकसभा में आएगा, तभी तो लोकसभा अध्यक्ष निर्णय लेगा कि धन विधेयक है। और अगर लोकसभा में आएगा ही नहीं तो निर्णय कौन करेगा कि धन विधेयक है या नहीं है? तो सबसे पहले कहां आएगा? लोकसभा में। लोकसभा अध्यक्ष उस बात का निर्णय करेगा कि धन विधेयक है। अगर धन विधेयक है तो वो कहां भेजा जाएगा? राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति उसे जब तक मंजूर नहीं कर देगा तब तक वो पेश नहीं किया जा सकता। अब जब कोई विधेयक पेश किया जाता है, जैसे मान लो लोकसभा में पेश किया गया, तो लोकसभा अध्यक्ष उस विधेयक को वहां पढ़ता है, पढ़कर बताता है कि इस तरह से इस विधेयक, जो भी सदस्य पेश करता है वो पढ़ता है उसे, बाकी सब लोग सुनते हैं, उसकी एक कॉपी सबको प्रोवाइड कराई जाती है। अब तो डिजिटल लगा हुआ है, तो सबका जो टैबलेट, लैपटॉप वगैरह होता है उस पर पहुंच जाती है, सब सदस्य उस पर पढ़ते हैं। उसके जो प्रावधान होते हैं उनकी चर्चा कराता है कौन? लोकसभा अध्यक्ष। और चर्चा कराने के बाद उस पर वोटिंग होती है। ठीक, लोकसभा अध्यक्ष को अगर ये बात लग रही कि धन विधेयक है, इसमें पैसे की बात की गई है, तो वो वहां चर्चा ना करा के पहले कहां भेजेगा? उसे राष्ट्रपति के पास। फिर से वो कहां आएगा? लोकसभा आएगा। और लोकसभा जब उसे पारित कर देगी फिर कहां भेजा जाएगा? राज्यसभा। और राज्यसभा धन विधेयक के संदर्भ में राज्यसभा धन विधेयक को कभी अस्वीकृत नहीं कर सकती, केवल 14 दिन तक अपने पास रोक सकती है। और अगर 14 दिन के अंदर राज्यसभा ने धन विधेयक को वापस नहीं किया तो वो स्वतः ही ये मान लिया जाता है कि राज्यसभा ने पारित कर दिया। दूसरा, राज्यसभा धन विधेयक में कोई संशोधन नहीं कर सकती। अगर राज्यसभा धन विधेयक में कोई सुझाव दे सकती है, संशोधन नहीं कर सकती। और अगर सुझाव के लिए वापस किया लोकसभा को, तो जरूरी नहीं है लोकसभा उस सुझाव को माने। आप कह सकते हो कि धन विधेयक में सबसे ज्यादा पावर किसके पास है? लोकसभा के पास है। तो ये जो विधि बनाने की प्रक्रिया, ये काम कौन करेगा? विधायिका। और विधायिका क्या करेगा? विधि बनाएगा, जिसमें 3 इसके अंग बताए गए हैं, 2 इसके कक्ष हैं, लोकसभा और राज्यसभा। ये जो विधायिका हम पढ़ रहे हैं, किसकी विधायिका है? केंद्र की विधायिका है। राज्य की विधायिका अलग होगी। ठीक, फिर ये जो नियम बन गए, इस पे शासन कौन करेगा? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उसकी मंत्रिपरिषद और महान्यायवादी।
ये जो कानून बनाया गया इसके अनुसार भारत में क्या करेंगे, शासन करेंगे। और अगर उनके कोई विवाद है तो वो कौन पेश करेगा, न्यायपालिका पेश करेगी। ये जो प्रक्रिया है ये किसमें है, केंद्र की। ये जो प्रक्रिया है संसदीय प्रक्रिया, लोकतंत्र की व्यवस्था, ये किसकी बात कर रहे हैं, केंद्र की। इसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मीडिया, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ किसे कहते हैं, मीडिया को कहते हैं। कि मीडिया इनडायरेक्टली बहुत सारी चीजों में परिवर्तन करा देती है, और उन परिवर्तनों में आपने कई बार ऐसा देखा भी होगा। एक बार नमक को मीडिया ने कितना महंगा बिकवा दिया था, ठीक ऐसी अफवाह फैला दी थी किसी ने कि नमक बहुत खर्च होने वाला है। एकदम से नमक के रेट एकदम से क्या हो गए थे, बहुत ऊपर चले गए थे। और दूसरा, मीडिया चाहे तो सत्ता परिवर्तन करा सकता है, मीडिया बहुत कुछ कर सकती है, ठीक। तो मीडिया को लोकतंत्र का क्या माना जाता है, चौथा स्तंभ माना जाता है। इसमें सबसे पहले आप पढ़ेंगे भाग 5 में, किसके लिए, कार्यपालिका के लिए। कार्यपालिका में सबसे पहले आएगा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और महान्यायवादी, ठीक। तो सबसे पहले इसमें क्या पढ़ना है, कार्यपालिका। विधायिका इसलिए पहले लिख दिया है क्योंकि क्रम यही है, पहले विधायिका जब तक कानून नहीं बनाएगी तो कार्यपालिका शासन नहीं कर सकती, और कार्यपालिका शासन करेगी तभी कुछ विवाद होंगे जिन पे निपटारा कौन करेगा, न्यायपालिका करेगी। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है, बताओ, बता सकते, इसमें आवाज नहीं जाएगी आपकी। हाँ पूछो। 3 सदन 2, विधायिका को संसद भी कह देते हैं, ये भी ध्यान रखना, आप अलग से पढ़ेंगे संसद। कॉन्स्टिट्यूशन में दी है संसद की व्यवस्था 79 में। अब देखो, राज्य में, केंद्र में, पहले ही समझ लो क्योंकि ये चीजें आपको डिस्टर्ब करेंगी आगे चल के। अब यहां से बाय वन गेट वन फ्री हो गया है, आप एक चीज पढ़ोगे एक चीज आपको निःशुल्क मिल जाएगी। अगर हम केंद्र की बात करें तो केंद्र में तो यही 3 मैंने भी बताए थे, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। अब न्यायपालिका तो एकीकृत है, ये केंद्र में भी होगी राज्य में भी होगी, लेकिन विधायिका और कार्यपालिका केंद्र की अलग होती है, राज्य की कार्यपालिका विधायिका क्या होती है, अलग होती है। अगर हम केंद्र और राज्य के संदर्भ में बात करें तो जो जैसे कार्यपालिका हमने क्या पढ़ा था, इसमें क्या होता है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उसकी मंत्रिपरिषद, ठीक। विधायिका में राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। जो काम केंद्र में कौन करता है, लोकसभा करती है, राज्य में वो काम कौन करेगा, विधानसभा। कौन करेगा, विधानसभा। इन दोनों का निर्वाचन कैसा होगा, इन दोनों का निर्वाचन होगा प्रत्यक्ष। कार्यकाल कितना होगा, 5 वर्ष, ठीक। और सदस्यों का कार्यकाल कितना होगा, सदस्यों का कार्यकाल भी कितना होगा, 5 वर्ष। जो काम लोकसभा है सेम वही काम किसका है, विधानसभा का है। दोनों का प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है, दोनों का कार्यकाल 5 वर्ष है, दोनों के सदस्यों का कार्यकाल भी 5 वर्ष है। फिर जो काम केंद्र में काम कर रहा है राज्यसभा, वो राज्य में काम करेगा विधान परिषद। सभी राज्यों में विधान परिषद की प्रक्रिया नहीं है। इसका निर्वाचन कैसा है, अप्रत्यक्ष। कार्यकाल कितना है, तो ये स्थायी सदन है, कोई निश्चित कार्यकाल नहीं है। सदस्यों का कार्यकाल कितना है, 6 वर्ष, ठीक। फिर इसमें जो काम राष्ट्रपति करेगा केंद्र में, राज्य में वो काम कौन करेगा, राज्यपाल करेगा। लेकिन राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना है, 5 वर्ष। इसका जो कार्यकाल है वो किसके अनुसार होगा, राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार, निश्चित कार्यकाल नहीं है। राष्ट्रपति के लिए न्यूनतम आयु कितनी,
35 वर्ष, इसके लिए भी न्यूनतम आयु कितनी है? 35 वर्ष। लोकसभा के लिए न्यूनतम आयु कितनी? 25 वर्ष। विधानसभा के लिए भी कितनी? राज्यसभा के लिए 30 वर्ष, विधान परिषद के लिए भी 30 वर्ष। तो जो काम केंद्र में कार्यपालिका होती है उसी तरह की कार्यपालिका किसमें होती है? राज्य में। उसी तरह की विधायिका किसमें होती है? राज्य में। अगर हम यार राज्य केंद्र की जगह क्या लिख दें? राज्य, तो बस यहाँ राष्ट्रपति की जगह कौन आ जाएगा? राज्यपाल आ जाएगा। अब उपराज्यपाल होता नहीं है तो प्रधानमंत्री की जगह कौन आ जाएगा? मुख्यमंत्री आ जाएगा। और मुख्यमंत्री की क्या आ जाएगी? मंत्रिपरिषद। और इसमें महान्यायवादी था, उसकी जगह कौन आ जाएगा? महाधिवक्ता। महान्यायवादी की जगह कौन आ जाएगा? महाधिवक्ता। इसी तरह इसमें विधायिका में राज्यपाल आ जाएगा, राज्य की अगर बात करेंगे। विधानसभा आ जाएगी और विधान परिषद जिन राज्यों में है वहां की बात कर रहे हैं। तो ये किसके संदर्भ में होंगे? राज्य। राज्य की कार्यपालिका में कौन कौन शामिल होता है? राज्यपाल शामिल होता है, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद, महाधिवक्ता। राज्य की विधायिका में राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद ये शामिल होते हैं। न्यायपालिका तो कैसी है? भारत की एकीकृत न्यायपालिका है। आप ये नहीं कहेंगे केंद्र की है, राज्य की है। ठीक। ये समझ में आया नहीं आया? आप कम कम आया ना? क्या होता है पेपर में? सही चला जाता है, गलत हो जाता है जब भूल जाते हो। अफसोस होता है अफसोस। अगर अफसोस हो रहा है इसका मतलब है कि हो जाएगा। और अफसोस जिस दिन होना बंद हो जाए, बोले अब जो हो रहा है वो हो रहा है, होने दो, तो दिक्कत है। सही बात। जवाबदेही बनती है भाई। तुम कोई राष्ट्रपति राज्यपाल थोड़ी हो तो जवाबदेही नहीं है। तुम लोगों की जवाबदेही है घर वालों के प्रति, जवाबदेही तो देनी पड़ेगी। अच्छा, लौटने का फायदा क्या है जब बीच में हो? तुम अपने आप ही तुम कह रहे हो बीच में है, और बीच में लौटने का फायदा है? अरे टाइम तो इतना ही लगेगा ना, क्योंकि अगर मान लो तुम आज तैयारी छोड़ दो तो तुम 1 साल में अपने आप को नॉर्मल कर लोगे? नहीं कर पाओगे। हर दरोगा, हर पुलिस वाला तुम्हारे खटकेगा तुम्हें। हर वो वर्दी जो कंधों में सजी देखोगे इस भर्ती की, तुम्हारा नहीं हुआ, तुमने छोड़ दी, फॉर्म ही अप्लाई नहीं किया। हाँ, अगर तुमने एग्जाम दिया, बाई चांस किसी वजह से नहीं हुआ या कहीं दिक्कत हो गई, नहीं हुआ, तो इस बात को सुकून होगा तुम्हारे लिए कि मैंने मेहनत की थी, लड़ा था मैं, कोई बात नहीं। और अगर तुमने तैयारी छोड़ दी, अभी अप्लाई नहीं किया, या मान लो अभी तुमने तैयारी छोड़ दी, अगर मान लो तुमने अभी तैयारी छोड़ दी और तैयारी छोड़ने के बाद अगर कहीं से निकले, पहली बात तो ये दोस्त होंगे, इनमें से 1-2 लग गया, उनके सामने आने को मतलब परहेज करोगे, सामने नहीं आओगे। और ये चीज अभी नहीं, 1-2 माह नहीं, 1-2 साल नहीं, लास्ट ब्रीथ तक तुम्हें सताएगी, अंतिम सांस तक। हाँ ठीक। तो छोड़ने का तो ऑप्शन ही नहीं, ऑप्शन तो खत्म है ना। वो गांधी जी का डू और डाई वाला है कि या तो करो या मरो। अब मरना तो है नहीं, तो गांधी जी का ये कोटेशन तो गलत है, तो फिर वो वाला ध्यान में आ जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल का, मरो नहीं मारो। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने दिया था, मरो नहीं मारो।
मारना किसको है? इच्छाओं को, इमोशंस को। कभी आगे जा पाओगे। बाकी अगर इच्छा इमोशन जिंदा रहेंगे तो तुम तैयारी नहीं कर पाओगे। तो मरना नहीं है, मारना है। तो फालतू की चीजें दिमाग में नहीं मारो, तैयारी में लग जाओ एकाग्रचित होकर। ठीक तब तक जब तक कि सिलेक्शन ना हो जाए। हम कहते सिलेक्शन तक ही क्यों, एक बार हो जाए तो अगले अच्छे एग्जाम की तैयारी करो। रुकना क्यों है? रुकने का तो कोई ऑप्शन नहीं है। ठहराव नहीं होना चाहिए, मतलब लास्ट में मतलब ये होना चाहिए कि चलो कुछ कर रहे हैं बेहतर। अपने आप से लड़ाई रखो, किसी और से नहीं। गलती अगर तुम एग्जाम में करके आए हो, कोई भी गलती सही, तो उसके बाद तुम्हें अगर अफसोस हो रहा है कि मैंने ये गलती की, इसका मतलब तुम्हारी लड़ाई अपने आप से है। ये नहीं कि फलाने के भैया इतने सही हो गए इसलिए मुझे दुख हो रहा है। ये तुम्हारे अंदर गलत चीज है। तुम्हारे गलत कितने हो गए, तुम्हारे सही कितने हो गए, तुम अपने आप से मतलब रखो। कि जैसे ये कह रहे थे कितनी वैकेंसी है उसमें, कोई एग्जाम में बता रहा। हाँ, क्या करना है तुम्हें? 400 में 500 में, तुम्हें तो एक से मतलब है ना। अब ये थोड़ी सी वैसी बात हो जाती है आपको, वैसी आदर्श वाली बात। इतना आसान तो नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता इतना आसान। लेकिन आपने कैसे मान लिया कि मैं 400 की मतलब मैं 400 में एक भी डिजर्व नहीं करता हूं? जब तुम ये मान लो कि मैं डिजर्व नहीं करता, फिर नहीं होगा। तुमने कैसे उन 400 व्यक्तियों से पीछे रख लिया अपने आप को? तुमने क्यों अपने आप को उन 400 में शामिल नहीं किया? बात ये नहीं कि आप एक वैकेंसी की तरफ ही देखो, बात ये कि आप पहले ही हार गए ना, 400 की रेस में आप हार गए। आप एक की तरफ देखो, सही है, लेकिन सबसे पहले ये देखो ना कि 400 है, 400 में मैं इतना गिरा हुआ तो नहीं हूं कि 400 के लायक नहीं हूं। 10 लोग अगर कहीं खड़े हुए हैं तो 10 में क्या तुम 10वें नंबर पे रखोगे अपने आप को? नहीं ना। मान लो कोई व्यक्ति कह सकता है कि तुम 10वें नंबर पे हो, लास्ट में हो, तुम्हारा बिहेवियर अच्छा नहीं। जैसे 10 लोग हैं, उनमें पूछा जाए सबसे अच्छा व्यक्ति, एक व्यक्ति को बताया जाएगा कि सबसे बेकार व्यक्ति। हो सकता है दूसरा तुमसे कह दे कि तुम सबसे बेकार व्यक्ति हो, ये सबसे बेकार व्यक्ति है। लेकिन तुम अपने आप को उस पोजीशन पे जज मत करो। तुम हमेशा अपने आप को कौन सी पोजीशन पे जज करो? पहले नंबर पे। क्योंकि समाज तो वैसे भी कर रहा है ना तुम्हें 10वें पे, औसत तो वैसे ही निकल आएगा, तो बीच में तो रह जाओगे। ठीक, तो औसत तो वैसे निकलना है, और 5.5 में आ गए तो 10 के अंदर होगी। अब तुमने पहले अपने आप को 10 रखा है, समाज भी 10 रखा है, अब औसत निकालो तो लास्ट में हो तुम अब भी। ठीक, तो अपने आप को, तुम अपने आप को कम से कम आगे रखो। दुनिया का काम क्या है? कहना है। भाग 5 में सबसे पहले अनुच्छेद कौन सा शुरू होगा? 52। अनुच्छेद 52 में क्या दिया गया है? राष्ट्रपति का पद। अनुच्छेद 52 में कहा गया कि भारत में एक पद होगा राष्ट्रपति का। नोट कर लेना कुछ छूटा हो। भारत में एक पद राष्ट्रपति का होगा। जो राष्ट्रपति का पद होगा वो कैसा होगा? यह पद वंशानुगत होगा। यह पद होगा गणराज्य, ना कि वंशानुगत। ये क्या कहना चाह रहा है? कि हमें समझाना चाह रहा है। और हम समझदार हैं, हमने प्रस्तावना पढ़ ली है। हम कह रहे क्यों समझा रहे हो बार बार? हम तो समझ गए, तुमने गणराज्य कह दिया इतने से समझ गए, तो वंशानुगत क्यों समझा रहे हो वही बार बार? लेकिन वो कह रहे नहीं, तुम अभी इतने समझदार बने नहीं हो, क्योंकि कोई बच्चा हो सकता है पहले दिन बैठा हो क्लास में। ठीक, गणराज्य का मतलब है कि जो भारत का राष्ट्रपति होगा वो चुना हुआ होगा। किसके द्वारा? जनता के द्वारा, ना कि वो किसी राज परिवार का सदस्य होगा। वंशानुगत का मतलब होगा पीढ़ी दर पीढ़ी नहीं होगा। ये नहीं कि राष्ट्रपति है तो उसका पुत्र राष्ट्रपति बन जाएगा, फिर उसका पोता राष्ट्रपति बन जाएगा, ऐसा नहीं है। राष्ट्रपति कैसा होगा? गणराज्य होगा। दूसरा, जो वंशानुगत नहीं होगा। ये केवल पद की बात कर रहा है, किसमें? अनुच्छेद 52। केवल क्या बताया गया? राष्ट्रपति का पद। फिर आता है अगला अनुच्छेद 53। और अनुच्छेद 53 में किसकी बात कर रहा है? संघ की कार्यपालिका शक्तियां।
संघ की कार्यपालिका शक्तियां, अभी आपने पढ़ा था कार्यपालिका। कार्यपालिका में कौन कौन आया? राष्ट्रपति आया, उपराष्ट्रपति आया, प्रधानमंत्री आया, मंत्रिपरिषद आई और महान्यायवादी आया। इनकी जो भी शक्तियां हैं, इन सब की, राष्ट्रपति तो है ही है अपने आप में, इन सबको मिलाते ही तो कार्यपालिका कहेंगे। और इनके अधीन जो भी शक्तियां आती हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री की हो, राष्ट्रपति की हो, उपराष्ट्रपति की, महान्यायवादी हो, उसकी मंत्रिपरिषद की, वो सब किसमें निहित है? निहित मतलब छिपी हुई है, किसमें? राष्ट्रपति में। तो अनुच्छेद 52 में सबसे पहले तो कहा गया संघ की कार्यपालिका शक्तियां। ये कहा कि जो संघ की कार्यपालिका शक्तियां हैं, किसमें निहित होंगी? राष्ट्रपति में निहित होंगी या निहित हैं। संघ की कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित हैं, मतलब जितने भी काम होंगे संघ के, वो किसके नाम से होंगे? राष्ट्रपति के नाम से होंगे। ये किसमें कह रहा है? अनुच्छेद 53 में। ठीक, फिर आता है अगला आर्टिकल 54 में किसकी बात कर रहा है? निर्वाचक मंडल की। निर्वाचक मंडल, निर्वाचक मंडल का मतलब यह है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन भाग ले सकता है। ये किसमें कहा गया है? अनुच्छेद 54 में। अनुच्छेद 54 में बता रहा है राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल। ठीक, तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन भाग ले सकता है? एक तो लोकसभा सदस्य भाग ले सकते हैं, राज्यों के विधानसभा सदस्य भाग ले सकते हैं। ठीक, लोकसभा और राज्यसभा सदस्य भाग ले सकते हैं। इनमें से भी केवल कौन से सदस्य? निर्वाचित सदस्य। कौन से सदस्य भाग लेंगे? निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे, मनोनीत सदस्य भाग नहीं ले सकते। पहले तो याद रखिए, निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होगा? लोकसभा विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, मनोनीत सदस्य नहीं। चाहे वो लोकसभा का मनोनीत सदस्य हो या विधानसभा का मनोनीत हो, मनोनीत सदस्य भाग। हाँ, इसमें राज्यसभा भी होगा, राज्यसभा के भी निर्वाचित सदस्य। लोकसभा, विधानसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे, लेकिन इन्हीं के मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेंगे। लोकसभा में 12 सदस्य मनोनीत होते हैं, सॉरी राज्यसभा में, ये 12 सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेंगे। ठीक, दूसरा, जो राज्य में विधान परिषद होगी, ये विधान परिषद के सदस्य भाग नहीं लेंगे। राज्यों में विधान परिषद के सदस्य भाग नहीं लेंगे। अब ये भाग न लेने का कारण क्या है? क्योंकि जो भी सदस्य मनोनीत होते हैं वो करता कौन है? चाहे वो लोकसभा में मनोनीत हो, चाहे वो राज्यसभा में मनोनीत हो। लोकसभा में तो मनोनीत का प्रावधान ही खत्म हो गया है, और विधानसभा में भी मनोनीत होते थे, राज्यपाल करता था, लेकिन राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। तो इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं लोकसभा में भी, राज्यसभा में, सॉरी विधानसभा में जो नियुक्त हो रहा है वो भी राष्ट्रपति के फेवर से हो रहा है। तो इसलिए जो मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति जो मनोनीत कर रहा है, तो ये निर्वाचन में भाग नहीं लेंगे। अब आप कहोगे सर राष्ट्रपति निर्वाचित तो हो चुका है, अब मनोनीत कर रहा है ना, लेकिन भारत के संदर्भ में एक बात यह भी है कि राष्ट्रपति कई बार राष्ट्रपति बन सकता है। अमेरिका में ऐसा है कि अमेरिका का राष्ट्रपति केवल 2 बार राष्ट्रपति बन सकता है, जबकि भारत का राष्ट्रपति चाहे जितनी बार राष्ट्रपति बन सकता है। अगर मान लो राष्ट्रपति ने इतने सदस्यों को मनोनीत कर दिया, 12 सदस्यों को ही मान लो राज्यसभा में मनोनीत कर दिया, और ये दोबारा से जब इलेक्शन लड़ेगा राष्ट्रपति, तो ये आपको नहीं लग रहा है ये 12 सदस्य उसी को वोट देंगे? क्योंकि नियुक्ति किसने की है? राष्ट्रपति ने की है, निर्वाचन तो हुआ नहीं है। मनोनीत का मतलब होता है राष्ट्रपति अपनी मर्जी से नियुक्त कर दे, मर्जी नहीं, लेकिन वो क्या कहता है, फॉरवर्ड किया जाता है। या तो वो व्यक्ति कला के क्षेत्र से होगा, या विज्ञान के क्षेत्र से होगा, या समाज सेवा के क्षेत्र से होगा। ठीक, सभी क्षेत्रों से नहीं, कला, साहित्य, समाज सेवा, विज्ञान, इन्हीं 4 क्षेत्रों से हो सकता है, इसके अलावा नहीं। ठीक, तो इसलिए मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेंगे क्योंकि नियुक्ति कौन कर रहा है? राष्ट्रपति कर रहा है। विधान परिषद के सदस्य इसलिए भाग नहीं लेंगे क्योंकि प्रत्येक राज्य में विधान परिषद होता नहीं है। अगर विधान परिषद के सदस्य भाग लेंगे तो कई राज्य ऐसे हैं जिनका बहुत बड़ा पावर हो जाएगा, जैसे उत्तर प्रदेश इसका उदाहरण है। उत्तर प्रदेश का जो अब इसमें जो होता है राष्ट्रपति में निर्वाचन होता है, तो विधानसभा का कोई सदस्य है, जैसे मान लो उत्तर प्रदेश का विधानसभा सदस्य है, तो विधानसभा जो सदस्य है उसका वोट एक काउंट नहीं होता है। जैसे विधानसभा ने वोट दे दिया एक विधायक ने, तो इसका मतलब नहीं 1 नंबर वोट काउंट होगी। एक वोट की वैल्यू होती है, जिस राज्य की जनसंख्या ज्यादा होती है उस विधायक की वोट वैल्यू क्या होती है? ज्यादा। सबसे ज्यादा वोट वैल्यू उत्तर प्रदेश के विधायक की है। ठीक, सभी सांसदों की वोट वैल्यू एक जैसी होती है, चाहे वो कहीं का भी सांसद हो, उनकी वोट वैल्यू कैसी होगी? एक जैसी होगी। लेकिन विधायक की वोट वैल्यू क्या होती है? अलग अलग होती है।
जनसंख्या के आधार पर। अब उत्तर प्रदेश में इतनी जनसंख्या है, सबसे ज्यादा जनसंख्या है, तो वैसे भी उत्तर प्रदेश की वोट वैल्यू ज्यादा होगी। फिर अगर आपने विधान परिषद शामिल कर दिया इसमें, विधान परिषद जब आप शामिल कर लेंगे तो वैसे भी वोट संख्या बढ़ जाएगी उत्तर प्रदेश की। और बाकी भी राज्य है जहां विधान परिषद नहीं है, तो वहां तो भी दिक्कत हो जाएगी, उनका कोई प्रतिनिधित्व नहीं रहेगा। तो इसलिए दूसरे विधान परिषद का गठन तो राज्य कर सकता है ना, ये तो राज्य की मर्जी पर है। तो इसलिए विधान परिषद के सदस्य भाग नहीं लेंगे, मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेंगे, इसमें राष्ट्रपति के निर्वाचन में कराया गया राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल। दूसरा, जब राष्ट्रपति पर महाभियोग लगता है तो वोटिंग होती है, वोटिंग में ये मनोनीत सदस्य भी भाग लेते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अगर राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया गया, आप इन पढ़ेंगे बाद में, महाभियोग अगर राष्ट्रपति पे लगाया गया तो मनोनीत सदस्य भी इसमें भाग लेते हैं, बल्कि ये विधान परिषद के सदस्य में भाग नहीं लेते हैं। फिर बात कर रहा है अनुच्छेद 54 की, हाँ अनुच्छेद 55 की। क्या हुआ? अनुच्छेद कौन सा है अगला? 55, जिसमें किसकी बात कर रहा है? निर्वाचन प्रक्रिया की। ठीक, कि राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है वो कैसे होगा, उसमें किसकी बात कर रहा है? निर्वाचन प्रक्रिया की बात कर रहा है। तो जो राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, पहले तो ध्यान रखना निर्वाचन कैसा होगा? अप्रत्यक्ष होगा, एकल संक्रमणीय आनुपातिक प्रणाली पर होगा। दूसरा, इसमें क्या होता है? वरीयता क्रम होता है। वरीयता क्रम में क्या दिया जाता है? वोट दिया जाता है। दूसरा, न्यूनतम कोटा प्राप्त करना क्या होता है? आवश्यक होता है। क्या आवश्यक होता है? न्यूनतम कोटा प्राप्त करना आवश्यक होता है। तो 55 में किसकी बात कर रहा है? कि राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया क्या होगी, जो हम कल बहुत डिटेल में वोटिंग करा के ही बता देंगे पूरा, कि कैसे करके वोटिंग होती है राष्ट्रपति में। जरूरी नहीं कि पहले राउंड में किसी व्यक्ति को बहुत ज्यादा वोट मिल जाए पहले नंबर पे तो वो राष्ट्रपति बन जाएगा। ठीक, एक ही बार ऐसा हुआ भारत में कि दूसरे राउंड की काउंटिंग करानी पड़ी, पहली बार में हो जाता है मोस्टली, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि पहली बार में जिसे ज्यादा वोट मिल जाएंगे वो क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति बन जाएगा। कल आपको राष्ट्रपति बना के दिखाते हैं किस तरह से बनेगा निर्वाचन प्रक्रिया। आर्टिकल कौन सा? 56। और 56 में किसकी बात कर रहा है? कार्यकाल की बात कर रहा है। ठीक, कार्यकाल कितना होता है इसका? 5 वर्ष होता है। ध्यान रखना, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला है, क्योंकि 6 वर्ष तो नहीं होता राष्ट्रपति का कार्यकाल। 6 वर्ष ना होकर राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष होता है। फिर कौन सा है आर्टिकल? 57 किसकी बात कर रहा है? पुनः निर्वाचन। मतलब राष्ट्रपति एक बार चुना जा सकता है, 2 बार चुना सकता है, इस तरह की बात कर रहा है। तो अभी बताया था अमेरिका में कितनी बार चुना जा सकता है, लेकिन भारत में ऐसी कोई सीमा नहीं, कोई भी व्यक्ति कितनी बार भी राष्ट्रपति बनाया जा सकता है। फिर आता है आर्टिकल कौन सा? 58 में बात कर रहा है किसकी? योग्यताएं। योग्यताएं क्या है? एक तो 35 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो, दूसरा भारत का नागरिक हो, और लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। तो वह व्यक्ति क्या बन सकता है? भारत का राष्ट्रपति बन सकता है। ये योग्यता दी गई है। 59 में दी गई है राष्ट्रपति की पद के शर्तें। शर्तें में क्या है? एक तो पागल ना हो, दिवालिया ना हो, और लाभ के पद पर ना हो, या मानसिक रूप से विकृत ना हो। इसमें सबसे महत्वपूर्ण है लाभ का पद। लाभ के पद में कौन कौन नहीं आता है? जो राष्ट्रपति है लाभ के पद पे नहीं आएगा, उपराष्ट्रपति है लाभ के पद पे नहीं आएगा, जितने भी मंत्री होते हैं लाभ के पद पे नहीं आएंगे,
बाकी जो भी अधिकारी वगैरह होते हैं, आप अगर मान लो पुलिस में हो तो लाभ के पद पर हो, प्रतियोगी परीक्षा में प्रतियोगी परीक्षा वाले जितने भी वो सब किसमें आएंगे, ऐसा बहुत बढ़िया है, प्रतियोगी परीक्षा वाले किसमें आ जाएंगे, लाभ के पद पर, जिनका निर्वाचन हो रहा है वो लाभ के पद पर नहीं है। ठीक, तो लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए राष्ट्रपति, राष्ट्रपति का जो भी कैंडिडेट है वो किस पे नहीं होना चाहिए, लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। योग्यताएं बस यही है, कोई पढ़ाई लिखाई की इसमें योग्यता नहीं दी गई है। ठीक, फिर आता है अनुच्छेद 60, और 60 में किसकी बात कर रहा है, शपथ, राष्ट्रपति की शपथ। शपथ किसके सामने, किसके सामने ग्रहण करेगा, मुख्य न्यायाधीश। ठीक, बाद में फिर उसमें 59 में अब जोड़ा गया है 59 का चौथा, का के चौथे में क्या कह रहा है, राष्ट्रपति के वेतन की बात करेगा। आपातकालीन केंद्रीय राष्ट्रपति सबसे पहले इसमें दो आर्टिकल है, एक तो पहला तीसरा वाला याद रखना है आपको, जिसमें राष्ट्रपति के वेतन की बात कर रहा है। वेतन कितना होगा, 5 लाख रुपए प्रति माह होगा। और 59 का जो चौथा है, इसमें किसकी बात कर रहा है कि जो वेतन है राष्ट्रपति का वो कम नहीं होगा कभी भी, जब तक वो पद पे रहेगा। और राष्ट्रपति का पद कभी रिक्त नहीं रह सकता, तो इसका मतलब सीधे सीधे है कि राष्ट्रपति का वेतन कभी कम नहीं किया जा सकता, चाहे आपातकाल लग जाए तब भी, वित्तीय आपात लगाओ तब भी नहीं कम होगा। हाँ, कहीं से देना पड़ेगा, लेकिन भारत के राष्ट्रपति का वेतन कभी भी कम नहीं हो सकता। 60वें शपथ की बात कर रहा है, 61 में बात कर रहा है महाभियोग की राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया किसमें दी गई है, अनुच्छेद 61 में दी गई है। क्या बता रहे हो, पूछो। पता है गलती क्या है, जो टॉपिक चल रहा होता है वहां से बहुत आगे निकल जाते हो, जबकि ये चीजें सब आगे आएंगी संचित निधि आकस्मिक। जितने भी होते सबका वेतन संचित निधि से ही दिया जाता है। ठीक, किसी का भी वेतन आकस्मिक निधि से नहीं दिया जाता है। हाँ, राष्ट्रपति का दिया जाएगा वित्तीय आपात के दौरान। अब राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया क्या है, सबसे पहले ये समझ लो, महाभियोग बहुत जरूरी है। किसमें बात कर रहा है महाभियोग की, अनुच्छेद 61 में। ठीक, राष्ट्रपति पर महाभियोग कब लगाया जाएगा, जब राष्ट्रपति क्या करे, संविधान का अतिक्रमण। अभी तक भारत में कभी ऐसा हुआ नहीं है। अगर राष्ट्रपति संविधान का अतिक्रमण कर रहा है तो राष्ट्रपति पर क्या लाया जाएगा, महाभियोग लाया जाएगा। महाभियोग कहां लाया जा सकता है, लोकसभा या राज्यसभा, कहीं भी लाया जा सकता है। जब भी महाभियोग लाया जाएगा, जैसे मान लो लोकसभा में लाया गया, तो जो सदस्य हैं कुल सदस्यों का 25% सदस्यों के क्या होने चाहिए, महाभियोग पर हस्ताक्षर। ये क्या लिखा है, क्या 1/4 25% तो हुआ। ठीक, कुल सदस्यों के कितना 25% सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए महाभियोग जो लाया जाएगा उस पर। ठीक, फिर ये जो महाभियोग लाया गया है लोकसभा में, ये तो हस्ताक्षर करेंगे तभी पेश होगा। कौन, किसके सामने, लोकसभा अध्यक्ष के सामने। फिर इस पर चर्चा कराई जाएगी महाभियोग पर, और ये पारित होना चाहिए कितने से, 2/3 बहुमत से। 2/3 बहुमत से अगर लोकसभा पास कर दे, ठीक, चर्चा कराई जाती है 14 दिन के नोटिस के बाद। ठीक, अगर 14 दिन के नोटिस के बाद ये पास हो गए कितने, 2/3 बहुमत से, फिर अगले सदन में जाएगा, किसमें, राज्यसभा में। राज्यसभा में राष्ट्रपति उपस्थित होगा, अपना पक्ष रखेगा। अगर राष्ट्रपति उपस्थित नहीं हो रहा है तो राष्ट्रपति की तरफ से कोई व्यक्ति उपस्थित होगा, अपना पक्ष रखेगा। राज्यसभा भी अगर इसे 2/3 बहुमत से पारित कर देती है तो राष्ट्रपति को अपने पद से क्या करना पड़ेगा, त्यागपत्र देना होगा। दोबारा समझ लो, चाहे कभी लोकसभा में लाया जाए या राज्यसभा में, जहां भी लाया जाए, उस विधेयक पे जो किसके लिए लाया जा रहा है, महाभियोग के लिए लाया जा रहा है, कुल सदस्यों के 25% सदस्यों के उस पर हस्ताक्षर होने चाहिए। हस्ताक्षर के बाद 14 दिन का नोटिस दिया जाता है। 14 दिन का नोटिस के बाद उस पर चर्चा कराई जाती है।
चर्चा के दौरान अगर वोटिंग 2/3 बहुमत से पास हो जाए तो अगले सदन को भेजा जाता है, जहां राष्ट्रपति अपना पक्ष रख सकता है। अगर राष्ट्रपति अपना पक्ष नहीं रख रहा है तो अपने प्रतिनिधि को भेजेगा, वो उसका पक्ष रखेगा। और अगर दूसरा सदन भी 2/3 बहुमत से पारित कर देता है तो महाभियोग की प्रक्रिया संपन्न हो जाती है और राष्ट्रपति को अपने पद से क्या करना पड़ेगा, त्यागपत्र देना पड़ेगा। इसे कहते हैं राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया को क्या कहा गया है, महाभियोग। जबकि उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया का कोई नाम नहीं दिया गया है। हटाया उपराष्ट्रपति को भी जा सकता है, लेकिन इसके हटाने की प्रक्रिया का नाम दिया गया है, जिसे क्या कह देते हैं, महाभियोग कह देते हैं। ठीक, यहीं तक रखो।